हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से बहुत वक्त के बाद आपको एम्पल एकेडमी में स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज क्या सॉल्यूशन। हम लोग का फिजिकल में 3 चैप्टर आ रहा है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। तो 5-6 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, और अच्छे से इसको समझ लेंगे कि इससे आने वाला सवाल जो भी है, आगे जो भी सवाल इससे बनेंगे वो हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ये सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, तो इसका मतलब आपको पता चल रहा होगा कि किसी चीज का मिक्सचर। ठीक है, जब मैं मिक्सचर तो हम लोग बहुत सारा चीज देखे हैं, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, जो क्या यूनिफॉर्मली मिक्सड अप होता है। जैसे अगर बात कर ले हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, जैसे चावल में कंकड़, तो चावल में कंकड़ जो होता है यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, वो होता है नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स, तो उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस। लेकिन अगर हम लोग देखें कि पानी में अगर चीनी मिला देते हैं हम लोग, तो वो क्या बनता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। उसमें हमारा जो पानी है और चीनी है वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, एक रेशियो में मिक्स होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, इसमें फेज वाइज हम लोग देखेंगे कि लिक्विड में लिक्विड घुल रहा है, गैस में लिक्विड घुल रहा है, सॉलिड में लिक्विड घुल रहा है। तो इसका एक टेबल भी है जो 2.1, मतलब पहला टेबल ही सॉल्यूशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वहां पे भी टिक मार लीजिए एनसीईआरटी में, वो एग्जांपल देख कर जाना है। ठीक है, वो ऐसे रफली एग्जांपल आता नहीं है डायरेक्ट, वो आपको देने के लिए आएगा। अगर एक्सप्लेन करने आ गया तो उसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं ऑप्शन के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्या है, सॉल्यूशन, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो अभी आपको बताए, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। सबसे पहला बात, 2 और 2 से ज्यादा कंपोनेंट को जब मिक्स करेंगे तो वो हमारा क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। होमोजीनियस होता क्या है, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स, थ्रू आउट मिक्स होता है। तो होमोजीनियस मींस दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, सिंपल। अब हमारा क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हमारा क्या देता है, सॉल्यूशन। जैसे सॉल्वेंट का मान लीजिए वाटर हो गया और इसमें मान लीजिए शुगर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या देगा, वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन देगा। ठीक है, वाटर शुगर सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करिए। तो सॉल्वेंट हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं कि सॉल्वेंट मतलब पानी, ऐसा ये नहीं होता है। सॉल्वेंट मतलब हो गया क्या कि सॉल्यूशन का वह रूप जो सॉल्यूशन में ज्यादा दिख रहा है, सॉल्यूशन में जो ज्यादा दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, यहां पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन द सॉल्वेंट, इन द सॉल्यूशन, क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। वैसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में पाया गया है उसको कहेंगे सॉल्वेंट। और जो क्या करता है, फिजिकल स्टेट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन के। जैसे मान लीजिए शरबत हम लोग बनाए, शरबत को ऐसे देख के पता चल रहा है कि उसमें पानी ज्यादा है कि नहीं, पता चल जाता है। जैसे आप चीनी और पानी मिलाए तो उसमें सिंपल, अगर मान लीजिए किसी को पता नहीं कि हम शरबत बनाए हैं, ऐसे रख दिए तो क्या बोलेगा, वो पानी है, पानी का बोतल दो। या कभी कभी क्या होता है, स्प्राइट के बोतल को हम लोग पानी भर देते हैं और रख देते हैं, तो लोग क्या बोलता है, लो पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक अनुमान लगता है कि हाँ वो पानी ही है, ऐसा नहीं, दूर से हम लोग नहीं देख रहे हैं कि वो शरबत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन जो है, सॉल्वेंट जो है वो क्या कहता है, फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन के। ठीक है, फिजिकल स्टेट में तो उसने बता दिया कि वो क्या है, लिक्विड है, उसमें ये पता नहीं कि सॉलिड उसमें मिला हुआ है, सॉल्यूट उसमें मिला हुआ है। ठीक है, अब हमारा क्या था, सॉल्यूट, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, उसको कहेंगे सॉल्यूट। We can say that the substance which can dissolve in solvent, और वैसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसको भी क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग याद रखिएगा, हम लोग एक पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें इस चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।
जिसमें आपको दो फेज का मिक्सचर को क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे हमारा वाटर प्लस शुगर, तो वाटर क्या हो गया, लिक्विड फेज, शुगर क्या हो गया, सॉलिड फेज। सॉलिड फेज, तो ये दो फेज जब मिलता है तो उसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में दो ही फेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या तो गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, इस तरीके से। तो आप लोग आराम से एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एक क्या होगा 2.1 में दिया हुआ अभी बताए थे, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये सब अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट्स है। ठीक है, तो पहला हमारा मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और ये है पार्ट्स पर मिलियन, और ये है मोल फ्रैक्शन। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे मोल फ्रैक्शन में। अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो यहां से अच्छा से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मास परसेंटेज होता क्या है, तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ये क्या होता है, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट बोल सकते हैं, ऑफ अ कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट है। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है जो 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। ठीक है, और वो क्या कहता है, उसमें वाटर उसमें है हमारा 90 ग्राम। क्या है, 90 ग्राम। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम होगा। सिंपल, क्योंकि 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर में मिलेगा तो क्या बनाएगा, 100 ग्राम बनाएगा। अब आपको बोल दिया गया कि मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालिए, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालिए। तो क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ ग्लूकोज, टोटल मास ऑफ ग्लूकोज लिखेंगे बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे। तो टोटल मास ऑफ हमारा ग्लूकोज कितना था, 10, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, और इंटू 100। तो ये और ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 10% आ गया। तो 10% हमारा क्या आ गया, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उसी तरीके से ये भी पूछ सकता है, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, ये परसेंटेज मास ऑफ क्या, वाटर पूछ सकता है। तो इसमें क्या होगा, 90% हो जाएगा। तो वो सिंपल सा ये है। ये आपको हम इसलिए बता दिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रहेगा कैसे फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, चलिए अब है हमारा क्या, वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट यहां पे सिर्फ मास की जगह वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल। तो उसी तरीके से यूज करना है, दोबारा बताने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब इजी है। ठीक है, ये सब जल्दी पूछता भी नहीं है, 1-2 नंबर का आ गया तो आ गया। ठीक है, अब है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब मास जो होगा वो कंपोनेंट का होगा, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में वो क्या करेगा, वो डिजॉल्व होता है। तो इसको एनसीईआरटी में बस एक लाइन में लिख दिया है, when any mass of a component, any mass of a component dissolved in 100 ml of solution। मान लीजिए सॉल्यूशन हमारा 100 ml का है और उसमें हमारा क्या है, कंपोनेंट क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट कहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या कि
इसमें हमारा पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग पीपीएम में मेजर करते हैं, पीपीएम, इसको क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो हमारा पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, तो इसमें होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स of a solution into 10 to the power 6। ये क्या हो गया, 10 to the power 6 क्या है, 1 लाख ना हो गया, 1 0 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 10 लाख, हाँ 10 लाख होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो 10 लाख हो गया। तो ये हमारा फार्मूला हो गया पार्ट्स पर मिलियन का। इसमें आपको नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट दिया रह सकता है, टोटल नंबर ऑफ ये दिया रहेगा, आपको बोलेगा पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सब सिंपल फार्मूला है, वो आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जहां से हमारा चैप्टर का मेन जो छोटा पार्ट जो है वो शुरू होता है, वो शुरू करते हैं, ठीक है। अब है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अभी तो कैमरा सही है, ठीक है, चलिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जानने से पहले आपको मोल बता देते हैं कि मोल होता क्या है। तो मोल आपको बताए होंगे कि मोल क्या होता है, हमारा मोल होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर या मोलर मास। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बोल देते हैं, जैसे 11 ग्राम सोडियम है, 11 ग्राम सोडियम का क्या होगा, मोल कितना होगा, तो मोल निकाल लेते हैं। तो हमारा गिवन मास क्या है 11, और सोडियम का वेट कितना होता है, सोडियम का वेट कितना होता है 23 होता है, ठीक है, 23 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, मोल, ठीक है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। तो हमारा मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मान लीजिए कि एक हमारा क्या है, कंटेनर है, उसमें 2 एलिमेंट है ए और बी, उसका मास हमारा है WA और WB, और उसका मॉलिक्यूलर मास है MA और MB। तो उसका मोल क्या हो जाएगा, उसका मोल हो जाएगा WA/MA और WB/MB। तो इसको हम लोग मोल को हम लोग इसको नोट कर लेते हैं Na से, और इसमें है NB लेट, इतना मान लिए कि इसका मोल Na हो गया, इसका मोल NB हो गया। तो हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन होता है इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा बोला गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो इंडिविजुअल मोल इसका क्या है Na, और टोटल मोल क्या हो जाएगा Na प्लस NB। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा, NB/Na प्लस NB, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उस पर करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है। चलिए हमारा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है, ये बाय मास कभी भी बोल दिया जाए तो इसको परसेंट में नहीं लेंगे, इसमें देख लेंगे कि ये हमेशा हमको मास में दिया हुआ है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसमें हमारा क्या है 20%, मतलब 20 ग्राम इसका मास है, ठीक है। बाई मास दिया हुआ है, मतलब 20 ग्राम हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें मास दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा क्या है, इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इथिलीन ग्लाइकोल तो सॉल्यूट के रूप में यूज हो रहा है, तो सॉल्वेंट के रूप में क्या यूज करेंगे, तो सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज करेंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर, तो वाटर हमारा कितना होगा, ठीक है। तो वाटर हमारा कितना होगा, तो
ये 20% है, तो 100% हमारा सॉल्यूशन बनेगा, तो 20% माइनस करिए तो 80 ग्राम, तो वाटर हमारा कितना है 80 ग्राम लिक्विड है उसमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मोल चाहिए, ठीक है। तो मोल क्या होता है, मोल होता है तो गिवन वेट बाई गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इन इथिलीन ग्लाइकोल का, इथिलीन ग्लाइकोल का क्या हो जाएगा, इसका गिवन मास कितना है 20 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है C2H6O2, तो कार्बन का कितना होता है, सॉरी C2 है ना, कार्बन का कितना होता है, कार्बन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन का 6 होता है, तो 6 दूना 12, तो 12 दूना कितना हो गया 24, क्योंकि एक कार्बन का वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एक का 1 होता है, तो 6 का कितना होगा 6, और ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा, ये 62 हो गया। तो यहां पे आ गया हमारा 62 क्या हो गया, मोलर मास, ये हो गया मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपको निकाल लीजिए आप लोग आराम से, तो ये 10/31, तो इसको 3.33 के समथिंग आएगा, 0.33, क्योंकि इसको 100 लेंगे ना, तो 0.3 लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना मोल आ गया हमारा, ठीक है। अब है हमारा वाटर का, तो मोल ऑफ वाटर, तो गिवन वेट हमारा 80 ग्राम दिया हुआ है, और इसका मोलर मास होता है H2O, निकाल लीजिए H2O, तो ये हो गया 2 और प्लस 16 18, ठीक है 18। तो अगर इसको अच्छे से भाग देते हैं तो ये 40/9 आ गया, तो इसको कितना आ जाएगा 9 चुकी 36, तो 4.44 के लगभग आता है इसका मोल, ठीक है। ये आपका मोल हो गया, ठीक है, मोल निकल गया आपका हमारा, ठीक है। अब है हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन निकालना किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं, ठीक है, x से, तो x ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तो ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, बाई, उतना समझ लीजिएगा, बाई टोटल मोल, Na प्लस NB कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल मोल हमारा कितना है, टोटल मोल ये दोनों को जोड़कर तो 4.4 प्लस 0.3, और इथिलीन ग्लाइकोल का मोल कितना है 0.3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.3/4.7, 4.7 आ गया, ठीक है। और इसका एवरेज आपका लगभग कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 3/47 करें तो हमारा आ जाएगा कितना 68 देता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल आ गया, ये आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड तो इजी है, 47 3 फिर पॉइंट दिए 0, फिर एक 0 देंगे 0, और ये 6 से लगेगा, ठीक है। तो 0 इतना रख सकते हैं आप 0.06, ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 4.4/4.4 प्लस 0.3, तो ये यही आ जाएगा 4.4/4.7, तो ये 0.9 के बराबर आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा 0.9 के बराबर। या आप लोग को बताया गया होगा कभी कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 माइनस 0.068 ना, 068, ठीक है। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं 0.68, इस तरीके से भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लोग मोल फ्रैक्शन सीख लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, वो है हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले क्वेश्चन में ये सब जरूर यूज होगा, ठीक है।
मोल फ्रैक्शन अभी पढ़ा है, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से। चलिए मोलरिटी और मोलैलिटी दिखा देते हैं। तो मोलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये 1 लीटर में डिजोल्व होगा। और मोलरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में घुल रहा है और ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में घुल रहा है, यही दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या अगर मान लीजिए हम ml में ही लिए, मिलीलीटर में लिए, तो 1000 से इंटू करके लिखेंगे। उसी तरीके से अगर मोलरिटी में हम लोग क्या लिखते हैं, मोलरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और केजी में रहेगा तो ठीक है, अगर इन ग्राम में हो गया तो 1000 से इंटू करके लिखेंगे, बस यही दोनों का डिफरेंस है। एक सबसे इंपॉर्टेंट 1 मिनट दिखा देते हैं, हाँ, इंटेक्स्ट का 2.5 नंबर क्वेश्चन में ये यूज होगा। अगर मोलरिटी हमारा मास इन सॉल्यूट में दिया हुआ है, मास जो है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो हमारा मोलरिटी कैसे निकलेगा, x ये है हमारा, इंटू डी डेंसिटी होगा इंटू 10, और मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया हुआ है वो डालेंगे और वहां से हम लोग मोलरिटी निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारा क्या, मोलरिटी, तो मोलरिटी में हमारा ये तो आप बता दिए, और एक याद रखिएगा कि ये एक ऐसा कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम है जो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन हमारा 3 तरीके का होता है, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। तो ये तीनों में से ये जो है हमारा मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट हो जाता है। इस पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मोलैलिटी को। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन इजी है। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, ठीक है, इन इतना ml सॉल्यूशन। तो सिंपल मोलैलिटी का भी फॉर्मूला देखें हम लोग, क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, 5 ग्राम दिया हुआ है NaOH का, तो ये 23 प्लस 16 प्लस 1 17, ये क्या हो गया 40 हो गया। तो इसका मोल क्या आ जाएगा, 1/, ये कट के क्या दे देगा, 1/8 आ जाएगा मोल इसका, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम कितना है 450 ml में है, तो ml में है तो इसको क्या करेंगे 1000 से इंटू करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/8 इंटू 450 इंटू 1000, तो ये और ये कट गया आपका। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 100/8 × 40 कर दीजिए, 0 4 और 32 4 36, इतना ऐसे और ऐसे ये कट गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका लगभग हमारा आ जाएगा 0.2 आएगा ना। जैसे देख लेते हैं 36 से अगर करते हैं 10 को तो पॉइंट लगाएंगे तो 100 आ गया, ठीक है। फिर 2 बार में कहेंगे तो 72, तो फिर यहां से 28 आ गया, ठीक है। तो 0.2 मोलर सॉल्यूशन बन गया ये, ठीक है, 0.2, ठीक है। अच्छे से कैलकुलेशन करके 2 डिजिट में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है तो इतना करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब है हमारा कैलकुलेट द मोलैलिटी, बस प्रोसेस समझिए कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। आप एग्जाम में इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दे देगा, क्योंकि मेन जो होता है फॉर्मूला आपको लिखना है अच्छे से और इसको ऐसे लिख देना है। ये 1 या 2 नंबर में देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 इथेनोइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो इसका मोलैलिटी हम लोग देखे थे, और मोलैलिटी को याद रखिएगा कि मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करेंगे और मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, मोल ऑफ क्या है, किसमें डिजोल्व हो रहा है, इतना ग्राम इथेनोइक एसिड डिजोल्व इन इतना बेंजीन, ठीक है। तो वेट दिया हुआ है तो 75 ग्राम, तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है। ये सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसमें बेंजीन में डिजोल्व हो रहा है, और इसमें 2.5 इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का वेट क्या हो जाएगा, इसका 12 और 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन है हम आपका, तो 24, 4 हाइड्रोजन तो 4 और ये 32, तो आपका कितना हो जाएगा 4 4 8 2 10 0 1 60 हो गया, 60 ग्राम आ गया इसका।
तो 2.5 बाई 60, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 25 बाई 60 इंटू 75, और एक 10 इसका और लिख दीजिए, ये पॉइंट हट के नीचे आ गया, और इंटू 1000 कर दीजिए, तो ये और ये कट गया आपका, 25 तिया 75 होता है, और एक से एक ये जीरो कट गया, तो ये आ गया 10 बाई 18, 10 बाई 18 आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 0.5 लिख सकते हैं, 5 मोलल सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, मोलरिटी और मोलालिटी खत्म कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी की, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, या किसी और फैक्टर पे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और कब करेंगे, जब इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।